हमारा क्वेश्चन है पैलिंड्रोम नंबर। ये इजी क्वेश्चन है, मतलब इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है और लीड कोड का 9th क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि यू आर गिवन एन इंटीजर एक्स, यू हैव टू रिटर्न ट्रू इफ एक्स इज अ पैलिंड्रोम एंड फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, ये तो आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गया। अब इसके साथ दो तीन चीज़ें और होती हैं जो इसका फॉलो अप क्वेश्चन होता है और इसके कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे आपको पता लग जाएगा। तो आओ इसका पहले थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स दिखा देते हैं। एक सेकंड पहले मैं आपको ये बता दूं कि पैलिंड्रोम नंबर होता क्या है। पहली बात तो इतना बेसिक है कि पता ही होता है लोगों को, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि एक्स अगर नंबर है 121, तो अगर मैं 121 को रिवर्स करूँगा ना, रिवर्स, तो भी ये 121 ही आएगा। तो एनी नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स रिवर्स्ड फॉर्म इज कॉल्ड अ पैलिंड्रोम। जैसे कि 12521, इसका जो रिवर्स आएगा वो 12521 ही आएगा, तो ये पैलिंड्रोम है। अब एक नंबर है 1234, इसका अगर रिवर्स करूंगा तो ये आएगा 4321। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है पैलिंड्रोम नंबर का, जो आपको पता होना चाहिए। अब आपको इसके एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। पहला दे रखा है कि एक्स इज इक्वल टू 121, तो हाँ 121 को उल्टा करोगे तो भी वो 121 ही आएगा। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है -121, तो यार ये जो माइनस है ना, इससे पता लगता है नंबर नेगेटिव है। और जो पैलिंड्रोम्स होते हैं वो पॉजिटिव ही होते हैं, मतलब वो नेचुरल नंबर या होल नंबर पर ही काम करते हैं, वो इंटीजर के सेट पे काम नहीं करते। पैलिंड्रोम्स आर ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव। ठीक है, तो ये बात आप जान लो अच्छे से कि नेगेटिव नंबर्स पैलिंड्रोम नहीं होंगे, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। अब अगले चीज़ की तरफ चले जाते हैं कि 10, तो 10 को रिवर्स करोगे तो 01 आ जाएगा, तो 01 और 10 इक्वल नहीं है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी फॉल्स है। अब इसके कंस्ट्रेंट्स पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स के नाम पे इन लोगों ने हमें सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट दिया है, वो दिया है हमें कि जो x है वो -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 -1 तक है। यानी कि जो x है आपका, वो आपका इंट min से लेकर इंट मैक्स तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। x क्या है? x आपका इनपुट है जिसे आपको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो वो x इन दोनों नंबर्स के बीच में भी लाई कर सकता है और इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर भी हो सकता है। यानी कि x काफ़ी बड़ा नंबर है हमारे पास, वो 1234 से लेकर 2 की पावर 31 -1 तक भी हो सकता है। -2 की पावर 31 को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, क्योंकि यार ये तो ऑब्वियस है वो नेगेटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर पैलिंड्रोम नहीं होते, ये हमने एग्जाम्पल से देख ही लिया था। अब आ जाते हैं इसके फॉलो अप क्वेश्चन पे। फॉलो अप क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कुड यू सॉल्व इट विदाउट कन्वर्टिंग द इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। तो ये क्या होता है, ये मैं आपको समझा दूंगा कि ऐसा क्यों कह रहा है, ये इसने क्यों पूछा है ये चीज़। वो जब सॉल्यूशन की तरफ हम आएंगे तब मैं आपको समझा दूंगा। तो क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ ही लिया है, तो चलो उसके सॉल्यूशन की तरफ आ ही जाते हैं। तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, हमें करना क्या है। तो यार देखो, ये ना बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें यहाँ पे एक नंबर को रिवर्स करके चेक करना है कि क्या वो और उसकी प्रीवियस वैल्यू सेम थी या नहीं है। अगर सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो x अगर आपका कोई नंबर है 1 2 3 4 3 2 1, ऑब्वियसली ये पैलिंड्रोम है। तो हम इसका रिवर्स कैसे लेके आते हैं? रिवर्स लेके आना पड़ेगा हमें। उसे लाने के दो तरीके हैं। एक तो मैथमेटिकल तरीका है, क्योंकि जो पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट है ना वो पहले भी था मैथमेटिकल, कि जिस समय हमारे पास कोडिंग नहीं होती थी ना, उस टाइम भी पैलिंड्रोम नंबर्स होते थे, क्योंकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। और इसी से ही हमारे क्या कहते हैं एल्गोरिदम्स डिज़ाइन हुए हैं। एक है चाइल्डिश तरीका कि हमें कुछ फंक्शंस बने बनाए मिल गए हैं और हम उन्हें लगा के सीधे चेक कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या होते हैं? चाइल्डिश तरीके ये होते हैं कि मैं एक्स को ना कन्वर्ट कर दूंगा स्ट्रिंग में।
अब मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो एक्स जो 1 2 3 4 3 2 1 था, अब वो बन गया ब्रैकेट, मतलब इसके अंदर आ गया वो ब्रेसेस के अंदर। ये जो इन्वर्टेड कॉमास होते हैं ना, ये 1 2 3 4 3 2 1 इसके अंदर आ गया। अब ये एक एंटिटी बन गई। अब ये कोई नंबर नहीं है जैसे आप डिवाइड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये अब एक स्ट्रिंग बन गया है कैरेक्टर्स का। तो स्ट्रिंग को हम सीधे-सीधे रिवर्स कर सकते हैं। हमारे पास उसके बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस हैं सी प्लस प्लस में, जावा में और अदर लैंग्वेजेस में। तो वो सीधे-सीधे एक रिवर्स स्ट्रिंग प्रोड्यूस हो जाएगी 1 2 3 4 3 2 1, वो भी इन्वर्टेड कॉमास के बीच में। हम इन दोनों को डबल इक्वल टू करके मैच कर लेंगे और यहाँ पे हमारा सोल्यूशन आ जाएगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें हमने कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाई, इसमें हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं करी, इसमें हमने दिमाग नहीं लगाया, तो इसमें हमने कोई एल्गोरिदम नहीं लगाई। तो इसलिए इसे मैंने चाइल्डिश तरीका कहा था। अच्छा, अब मैंने तो कह दिया, लेकिन ये लोग भी यही कहते हैं। आप इसका फॉलोअप क्वेश्चन पढ़ो। कुड यू सॉल्व इट विदाउट यू कन्वर्टिंग द इंटीजर टू अ स्ट्रिंग? यानी कि यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट कन्वर्टिंग द इंटीजर टू अ स्ट्रिंग। तो ये भी कह रहे हैं कि तमीज़ की एल्गोरिदम लिखो, ये फालतू चीज़ें मत लिखो। तो हम जिस क्वेश्चन को तमीज़ से सॉल्व करेंगे, तो वो तो मैंने आपको बता दिया रिवर्स करने के तरीके क्या होते हैं और फॉलो अप क्वेश्चन क्या कह रहा था। अब इसके मैथमेटिकल अप्रोच पे आ जाते हैं। अब जब भी हम मैथमेटिकल अप्रोच की बात करते हैं, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ इस क्वेश्चन से नहीं है, हर क्वेश्चन में ये बेसिक्स काम ही आएंगे। हम हर एक क्वेश्चन को मैथमेटिकल वे में सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कोड कभी फेल नहीं होगा और हर इंटरव्यू में पास हो जाएगा। मैथमेटिकल वेज, मैथमेटिकल वेज दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के क्या होते हैं, वो तरीका एक ही होता है लेकिन वो उसका बेटर वे होता है। एक होता है ब्रूट फोर्स, यानी कि इनिशियल इंट्यूशन, इनिशियल इंट्यूशन। अच्छा, और एक होता है ऑप्टिमाइज्ड। ये होता है फास्टर, एफिशिएंट और स्मार्ट। ऑप्टिमल सोल्यूशन, ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, ऑप्टिमल सोल्यूशन, कुछ भी बोलते हो इसे। ब्रूट फोर्स होता है आपका लॉन्गर, इनएफिशिएंट, एक सेकेंड, इनएफिशिएंट और मोस्टली रन टाइम एरर आ जाता है इसमें। क्योंकि अब ये रन टाइम एरर क्यों आता है? रन टाइम एरर के दो रीज़न हो सकते हैं, या तो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई है, या फिर आपका मेमोरी लिमिट एक्सीड हो गई है। टाइम लिमिट एक्सीड को हम कहते हैं TLE और ये हो जाता है MLE। जब भी आप ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे जैसे कि लीड कोड या फिर किसी और पे, तो TLE या MLE या फिर रन टाइम एरर या फिर सेगमेंटेशन फॉल्ट, इस टाइप के एरर आते हैं जब आप क्या कहते हैं ब्रूट फोर्स सोल्यूशन पे जाते हैं, या फिर किसी गलत टाइप के कोडिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, या फिर आपके कोड में कोई कमी होती है, बग होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब इनएफिशिएंसी है। यानी कि इनिशियल इंट्यूशन जो है ना वो बेकार होता है, वो इतना रिफाइंड नहीं होता, तो वो मशीन उसे एग्जीक्यूट करती है तो आमतौर पे वो टाइम एक्सीड कर जाती है या मेमोरी एक्सीड कर जाती है। तो हमें हमेशा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के पास जाना है। स्टार्ट हम ब्रूट फोर्स से करेंगे इंटरव्यू में, और फिर उसके बाद वो कह देगा कि जी ये तो वर्केबल नहीं है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है, तो हम ऑप्टिमल सोल्यूशन की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे हम दिखाएंगे कि हमारी मैथमेटिक्स कितनी अच्छी है। तो यहाँ पे भी हम ये करते हैं, हम ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे और फिर हम क्या कहते हैं ऑप्टिमाइज सोल्यूशन पे चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या कहते हैं, इसकी आप चिंता मत करना, इसके मैं नोट्स भी दे दूंगा आपको। तो ये अभी तो नहीं है लेकिन आने वाले दिनों में मैं इसे डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा,
सो दैट आपके पास उस चीज़ का भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यू शुड नो एवरीथिंग विच हैज़ बीन टॉट इन दिस वीडियो। अब आ जाते हैं आपके ब्रूट फोर्स सोल्यूशन पे। ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, हमारा एम तो एक ही है, रिवर्स करना है। रिवर्स करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आपका वो चाइल्डिश वे हो गया कि आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, दूसरा मैथमेटिकल वे हो गया। मैथमेटिकल में भी रिवर्स करने के दो तरीके आ गए, एक तो ब्रूट फोर्स और एक ऑप्टिमल। तो एक्स हमारा है फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 3 1, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को रिवर्स करना है। तो आपको ये बात तो पता ही है ना कि अगर मैं इस नंबर को परसेंटाइल 10 करूँगा तो इसका जो रिमाइंडर है वो मेरे पास आ जाएगा, यानी कि 1 हमारे पास आ जाएगा। वो क्यों आता है, वो बहुत सिंपल सी बात है कि 1 2 3 2 1 को, ये वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बता देता हूँ। 1 2 3, वो सोचते हैं ये ट्रिक है, जबकि ये ट्रिक नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिक्स है। 1 2 3 2 1 है ना, जैसे हमने 10 से डिवाइड करा रिमाइंडर निकालने के लिए, तो 10 1 10, ये हो गया 2, 3 कॉपी हो गया, 10 2 20, 20, यहाँ पे 3 आ गया, 2 कॉपी हो गया, 10 3 30, यहाँ पे 2 आ गया, 1 1 कॉपी हो गया। अब यहाँ पे 10 2 20, ये हो गया 20, यहाँ पे आ गया 1। तो रिमाइंडर क्या आया, 1। तो जब भी हम किसी नंबर, ये परसेंटाइल का मतलब होता है कि आप रिमाइंडर निकाल रहे हो, तो जब हमने 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर आ गया 1, यानी कि इसका आखिरी डिजिट। और अगर हम इस आखिरी डिजिट को इस नंबर से हटा दें, यानी कि 1 2 3 2 कर दें, 1 हटा दें, तो ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, x/10। जब हम किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आखिरी डिजिट होता है वो डिजिट गायब हो जाता है। यानी कि x अगर आपका 1 2 3 2 4 है और मैं इसे बाय 10 करूँगा तो x रह जाएगा 1 2 3 2। और ये बात आपको समझ में आ भी गई होगी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि जो 1 है वो गायब हो गया, वो चला गया। तो ये दो बातें ध्यान रख लेना। पहली तो ये कि व्हेन यू परसेंटाइल बाय 10 तो यू गेट द रिमाइंडर which is the last digit, and when you divide by 10 the last digit goes out of the number। ये आपकी 2-3 बातें थी जो आपको समझनी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका हमारे कोड से क्या लिंक है। सब मिटा लूँ ज़रा। तो हम ना एक काम करेंगे, एक नंबर लेंगे x जो हमें गिवन है, लेट अस से वो है 1 2 3 4 2 4 3 2 1। काफ़ी बड़ा नंबर ले लिया मैंने, हाउएवर इट इज़ अ पैलिंड्रोम, बट इतना बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमारा एग्जाम्पल बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स में x को ले लेते हैं 1 2 3 2 1। अब हमें इसे रिवर्स करना है, तो हमने क्या करा, एक दूसरा नंबर लिया y, जिसे फिलहाल तो हमने 0 रखा है, लेकिन 0 क्या रखा है, वो बस कोडिंग कन्वीनियंस के लिए 0 ले रखा है हमने। अब हम y को x का रिवर्स बनाएंगे, तो उसे बनाने का तरीका क्या है, उसे बनाने का तरीका कुछ नहीं है, हमें बस दो कमांड पे खेलना है। y इज इक्वल टू वाई इंटू 10 प्लस एक्स परसेंटाइल 10। दूसरी कमांड हमें खेलनी है x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। ये दोनों कमांड हमें रिपीट करनी है। तो इसे जब हम रिपीट करेंगे तो ऑब्वियसली हम रिपीट एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वो है लूप। तो चलो यहाँ पे वाइल लूप लगा देता हूँ क्योंकि वो समझने में आसान होता है। अब वाइल लूप के अंदर हमें क्या कंडीशन रखनी है, इस पर बाद में आएंगे। ये है हमारी कमांड नंबर 1 वाई वाली, और ये है कमांड नंबर 2। ठीक है, दिस इज कमांड नंबर 1 C1 एंड दिस इज कमांड नंबर 2 C2।
अब ये 2 कमांड ना हमारा पूरा खेल कर देंगी। चलो पहली कमांड की बात करते हैं, जब पहला आइटरेशन हो रहा है। पहले आइटरेशन में x की वैल्यू अभी खुलने से पहले 1 2 3 2 1 है और y की वैल्यू 0 है। अब आइटरेशन खुल गया तो पहली कमांड यानी C1 एग्जीक्यूट हो रही है। y इंटू 10, 0 इंटू 10 तो 0 ही होता है, ठीक है। x परसेंटाइल 10, तो x का जो लास्ट डिजिट है वो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 1। तो 1 यहाँ पे आ गया। वो क्यों आ जाएगा? क्योंकि हमने 10 से डिवाइड करा, रिमाइंडर को कलेक्ट कर लिया। तो y इज इक्वल टू 1 आ गया। अब अगली कमांड C2 एग्जीक्यूट होगी। ये ना बहुत सिंपल सी चीज़ है, मतलब ये मैथमेटिक्स है, इसमें कोडिंग भी नहीं है। x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। तो जब हम 1 2 3 2 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी नंबर खत्म हो जाएगा। वो मैंने करके दिखाया था आपको डिवीजन में। तो ये 1 2 3 2 हो गया, ठीक है। पहली आइटरेशन हो गई। अब दूसरी आइटरेशन की बात करते हैं। यहाँ पे y हो गया आपका 1, x हो गया 1 2 3 2 1 2 3 2। तो अब क्या कहते हैं, फिर से C1 को एग्जीक्यूट करिए। y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, यानी कि 1 इंटू 10 तो 10 होता है, प्लस x परसेंटाइल 10 1 2 3 2 नहीं, हाँ x परसेंटाइल 10 1 2 3 2 का जो लास्ट डिजिट है वो आ जाएगा यहाँ पे, जब हम इसे परसेंटाइल 10 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया। तो y की वैल्यू हो गई 12। अब x की बात कर लो। x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। तो 1 2 3 2 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो आखिरी नंबर खत्म हो जाएगा, तो ये 123 हो गया, ठीक है। दूसरा इटरेशन भी हो गया। अब हमने क्या करा, तीसरा इटरेशन, यानी कि ये लूप अब हम तीसरी बार चला रहे हैं। चला लो भैया। अब तक हमारी y की वैल्यू क्या है, 12, और x की लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, 123। अब हमने क्या करा, y को हमने कर दिया, दोबारा C1 को एग्जीक्यूट करा जब आइटरेशन खुली, लूप खुला। तो जब C1 को एग्जीक्यूट करा तो y इज इक्वल टू वाई इंटू 10। तो 120 मतलब 12 इंटू 10 120 होता है, तो ये 120 हो गया, प्लस x परसेंटाइल 10। जब हमने इसको परसेंटाइल 10 करा तो इसका लास्ट डिजिट हमारे पास आ गया 3। तो अब y की वैल्यू हो गई 123। अब आप देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x और y इक्वल हो चुके हैं, कोई बात नहीं। अगली कमांड पे आओ, C2 पे। x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, तो 123 बाई 10 होता है 12, ठीक है। तीसरी आइटरेशन भी हो गई। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये पाओगे कि कहीं ना कहीं y डेवलप होता जा रहा है x के बराबर। जो हमारा फॉर्मर x था ये, अब वो कहीं ना कहीं y उसकी शक्ल लेता जा रहा है, यानी कि हम जो नंबर रिवर्स कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमारी जो एल्गोरिथम है वो सही काम कर रही है। ये जो ड्राई रन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमें पता लग जाता है हमारे कोड में क्या कमी है। आमतौर पे हमारा कोड पूरा सही होता है, बस एक आध जगह वो मिस कर रहा होता है, कुछ कमांड में हल्की सी गड़बड़ होती है मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में। अगर हम इस तरह ड्राई रन करेंगे तो सारी पकड़ सकते हैं पेपर पे सारी कमियों को, और उन कमियों को पकड़ के तुरंत रिजॉल्व कर सकते हैं, और इसी तरह कोड करा जाता है अच्छी प्रैक्टिस में। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे, फोर्थ आइटरेशन। फोर्थ आइटरेशन क्या है, फोर्थ आइटरेशन है हमारी ये, क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू 12 जो उसकी लास्ट वैल्यू है, और y इज इक्वल टू 123 जो उसकी लास्ट वैल्यू है। अब फिर से C1 को एग्जीक्यूट करो। y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, तो 123 इंटू 10 होता है 1230, यानी कि 1230, प्लस x परसेंटाइल 10, x के लास्ट डिजिट को इसमें ऐड कर दो, तो ये हो गया 1232। अब x की बात कर लो। x आपका हो गया x बाई 10, तो 12 बाई 10 होता है 1। तो ठीक है, ये वाली भी एग्जीक्यूशन हो गई। अब हम पांचवी आइटरेशन करते हैं। पांचवी आइटरेशन कर लो। y हो चुका है 1232, x हो गया है 1। अब आप कमांड C1 को एग्जीक्यूट करो। y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, तो 1232 इंटू 10 होता है 12320, यानी कि 12320, प्लस x परसेंटाइल 10। जब हम
इसको 1 परसेंटाइल 10 करेंगे तो 1 इटसेल्फ आ जाएगा, यानी कि 1 ही रिमाइंडर बन जाएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया। ये भी बेसिक मैथमेटिक्स है, 5वीं क्लास के बच्चे को पता होती है। 1 2 3 2 1, ये y की फाइनल वैल्यू हो गई। अब x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। 1/10 कुछ नहीं होता, 1/10 0 होता है। तो x की वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे पास y आ गया 1 2 3 2 1। पूरा नंबर रिवर्स हो चुका है तो हमारा, और x हो चुका है 0। जब हमारा नंबर पूरा रिवर्स हो चुका है, ये वाला नंबर हमारा पूरा रिवर्स हो गया है, तो अब तो लूप चलाने की ज़रूरत है नहीं हमें। तो इस समय पता लग गया कि अब हमें लूप से बाहर आना है। तो हमें ये पता लग गया कि जब x 0 हो जाएगा तो y उसका पूरा रिवर्स बन चुका होगा। हमने ये बात अपने हाथों से रन करके देख ली है। तो हम समझ गए हैं कि हम इस लूप को तब तक चलाएंगे जब तक x 0 ना हो जाए। तो while x is greater than equal to 0, यानी कि जब तक x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ये लूप चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू वाला पार्ट हटा दो। अब बात आती है कि भाई x इज ग्रेटर देन 0। इसे लिखने का एक तरीका और भी है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, while x, while x भी अगर हम लिख देते हैं तो भी उसका सेम मीनिंग होता है, क्योंकि while लूप के अंदर जो ये ब्रैकेट के अंदर ये कंडीशन लिखी होती है ना, इस कंडीशन का भी कुछ नाम है और उसकी कुछ सिग्निफिकेंस है। वो चलो मैं आपको बाद में बता दूंगा। फिलहाल आप ये लिख दो while x, यानी कि जब तक x है तब तक ये लूप चलेगा। जैसे ही x 0 हो जाएगा ये लूप चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और y हमारा रिवर्स आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक छोटी सी ट्रिक लगानी है और इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारे पास और कोड भी हमारे पास रेडी है। और वो ट्रिक हमारी ये है कि हम एक इंटीजर ले लेंगे इंट a और उसे x के बराबर कर देंगे। तो a के अंदर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 2 3 2 1। लूप के बाद x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू भी 1 2 3 2 1 हो गई। अब एंड में हमें बस ये रिटर्न कर देना है कि a इज डबल इक्वल टू y, यानी कि क्या 1 2 3 2 1 y के बराबर है। अगर है तो ट्रू, वरना फॉल्स, वरना फॉल्स। हमने ए इंटीजर इसलिए लिया क्योंकि लूप के बाद x 0 हो जाएगा, तो हमें कहीं ना कहीं तो x की वैल्यू को स्टोर करना ही है कंपेयर करने के लिए लास्ट में, तो हमने ए में स्टोर कर लिया। अच्छा, तो यार ये तो हमने सॉल्व कर लिया। इसमें ऐसी सोचने वाली बात क्या थी? तो यार इसमें सोचने वाली बातें ना बहुत सारी हैं। ठीक है, इसमें सोचने वाली बात इतनी सारी हैं कि आपका काफ़ी दिमाग हिल जाएगा और आप कोडिंग के बादशाह बन सकते हो अगर आपने वो सारी बातें सोच ली। पहली बात तो ये है कि जो कांस्टेंट दे रखा है वो दे रखा है कि x की वैल्यू -2 की पावर 31 से लेकर 2 की पावर 31 -1 तक जाएगी, यानी कि इंट मिन से लेकर इंट मैक्स तक x कुछ भी हो सकता है। मतलब ये कोई भी नंबर दे सकते हैं हमारे कोड को टेस्ट करने के लिए। अब यार देखो, जो मैंने 1 2 3 2 1 नंबर लिया था उसमें टोटल कितने आइटरेशंस करे थे, कितनी बार लूप चलाया था मैंने x को 0 बनने के लिए? 5 बार चलाया था। याद होगा, आइटरेशन नंबर 5 में x 0 हो गया था और y हो गया था 1 2 3 2 1। तो इस बात से आप ये बात समझ लो कि जितने डिजिट्स हैं x के अंदर, जितने डिजिट्स हैं उतने आइटरेशंस लगेंगे। अब अगर हम 2 की पावर 31 -1 की बात करें तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इस पेज जितना बड़ा नंबर है। तो क्या उतनी बार वाइल लूप चलाया जाएगा? नहीं, नहीं चल पाएगा और टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। टाइम लिमिट एक्सीड, और आपका कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और क्या कहते हैं, आपका कोड कभी रन ही नहीं करेगा। जबकि आपने लॉजिक सही लगाया था, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी थी, लेकिन आपने इसे बहुत ही बेसिक वे में सॉल्व करा है। तो इसे हम कहते हैं ब्रूट फोर्स, जहाँ पे टाइम लिमिट या मेमोरी लिमिट एक्सीड हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है, बढ़ जाती है, तो वहाँ पे कोड नहीं चलता। तो हमें अब इस कोड को करना है ऑप्टिमाइज़। क्या करना है? ऑप्टिमाइज़। हमें इस कोड को करना है ऑप्टिमाइज़। वो कैसे करते हैं? वो करते हैं मैथमेटिकली।
मैथमेटिकली। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? सो दैट नो टीएलई और एमएलई, और इसे ही हम बोलते हैं स्मार्ट सॉल्यूशंस। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, अच्छी कंपनी में नौकरी करोगे या अपनी एक कंपनी खोलोगे, तो आपके पास बहुत सारी संसाधनों की कमी होगी। तो आपको क्या करना है कि कम से कम संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, और स्पीड भी चाहिए। तो अगर हम इतना लंबा लूप चलाएंगे, 5 आइटरेशन करेंगे, या फिर हम 2 to the power 31 - 1 नंबर जितना बड़ा है उसके हर डिजिट के लिए एक आइटरेशन चलाएंगे, तो हमारा सिस्टम रिस्पॉन्ड क्या करेगा? तो जो हमारा यूज़र है, जो हमारे वेब पेज को चलाएगा या फिर हमारी एप्लीकेशन को चलाएगा, वो तो कहेगा यार ये तो बेकार है, घंटे तो लगते हैं इसको एक बेसिक सा कैलकुलेशन करने में, तो ये मेरा टिकट कैसे बुक करेगा, ये मेरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेगा? तो आपका काम नहीं हो पाएगा। तो आपको इसलिए मैथमेटिकली इसे ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इसके स्मार्ट सॉल्यूशन पे। ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन पे ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यूज़ करा जाता है, क्योंकि जो ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन होता है वो डिराइव्ड ब्रूट फोर्स से ही होता है। आ जाओ, ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन। ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन। यार हैंडराइटिंग में मत जाना, क्योंकि वो तो किसी काम की नहीं होती। ठीक है? तो ऑप्टिमाइज़ सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या करना है? आपके पास जो एक्स है वो है 1 2 3 2 1। कितने डिजिट हैं? 5 डिजिट्स। तो 5 डिजिट्स का मतलब समझ रहे हो? ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। अच्छा, अगर एक्स आपका है 1 2 3 4 3 2 1, अब कितने डिजिट्स हैं आपके पास? 7 है। ओके, तो एक काम करते हैं, इसे इवन नंबर ऑफ डिजिट्स कर लेते हैं। हम यहाँ से 4 को हटा देते हैं, तो हम इसी नंबर को कर देते हैं 1 2 3 3 2 1। तो ये कितना है? 6 डिजिट्स, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स। ये तो आप समझ गए। अब इसमें हमारी काम की चीज़ क्या है वो समझा देता हूँ आपको। ये मैंने 2 चीज़ें इसलिए लिखी थी क्योंकि ये अगले क्वेश्चन में थोड़ी सी क्रिटिकल होंगी, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स और ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। वो एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, एक लाइन का है, लेकिन उसे समझ लेना वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। पहले मैं आपको इवन से समझा देता हूँ, फिर ऑड को से कैलिब्रेट कर लेंगे। तो 1 2 3 3 2 1। अगर मैं कहूँ कि y के अंदर हमें इसका रिवर्स को स्टोर करना है, तो अगर मैं इतने नंबर को तो x मान लूँ और इतने पोर्शन को y मान लूँ, सो दिस इज x एंड दिस इज y। फिर मैं y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 3 to 1। फिर मैं 3 to 1 को रिवर्स कर लूँ, रिवर्स, तो y क्या हो जाएगा? 123। और x हमारा ये हाफ पोर्शन है ही, फर्स्ट हाफ, x आपका है 123। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ, तो यस दे आर पैलिंड्रोम। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आधी डिजिट्स तक ही काम करा है, तो मेरी नंबर ऑफ आइटरेशंस भी हाफ होंगी। तो जहाँ मुझे 5 आइटरेशंस लग रही थी, वहाँ मुझे 5/2 आइटरेशंस लगेंगी। 5/2 आइटरेशंस 2.5 होता है, 2.5 आइटरेशन नहीं हो सकती। तो इसकी जो सीलिंग वैल्यू होती है, यानी कि अपर लिमिट 3, उतनी आइटरेशंस लगेंगी यहाँ पे। ठीक है? ये तो हो गई बहुत बेसिक सी बात। अब ये बताओ कि इसे करना कैसे है। चलो अब इसे करने की सोचते हैं। तो x आपका है 1 2 3 3 2 1। अगर मैं क्या करूँ, जहाँ पे x और y बराबर हो जाए या फिर y x से बड़ा हो जाए, उसी पॉइंट पे मैं लूप को तोड़ दूँ, तो y के अंदर x की आधी वैल्यू आ चुकी होगी, वो भी रिवर्स फॉर्म में। जैसा हमने वहाँ पे देखा था कि हमने पूरे नंबर को रिवर्स करा था और हमने पूरा लूप चलाया था। अब हम आधे नंबर को रिवर्स करेंगे और आधा लूप चलाएंगे, तो आधा हाफ y के पास होगा और आधा हाफ x के पास होगा, और उन दोनों हाफ को हम कंपेयर कर लेंगे। तो आओ देखते हैं। सेम कमांड दूंगी, सब कुछ सेम होगा। मैंने यहाँ पे लगाया वाइल लूप,
ये जो छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं ना, जैसे वाइल के अंदर मैंने कंडीशन चेंज कर दिया, वाइल एक्स इज ग्रेटर देन वाई, सिर्फ इस कंडीशन से पूरा कोड अब भी सेम है, सारा गेम बदल जाएगा और हमारा ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइज में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारी नंबर ऑफ आइटरेशंस हाफ हो जाएंगी। यानी कि अगर हमारा कोड किसी चीज़ को 5 मिनट में सॉल्व करता था, अब वो उस चीज़ को 2.5 मिनट में सॉल्व कर देगा। अब देखते हैं हमारी कमांड क्या है। कमांड है y इज इक्वल टू वाई इंटू 10 प्लस एक्स परसेंटाइल 10 एंड x इज इक्वल टू एक्स बाई 10। अब यहाँ पे हमने कुछ नहीं करा, ये हमारा 6 डिजिट नंबर हमारे सामने है, हमने पहली आइटरेशन चलाई, फर्स्ट आइटरेशन x इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 डबल 3 एंड y इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करा, x को y को हमने y इंटू 10 करा, यानी कि 0 इंटू 10 करा तो वो 0 हो गया। फिर x परसेंटाइल 10 करा, x की लास्ट डिजिट आ गई यानी कि 2 आ गई, सॉरी 1 आ गई, एंड उन दोनों को ऐड कर दिया और y की वैल्यू 1 हो गई। फिर हमने अगला स्टेटमेंट चलाया, x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, तो 1 2 3 2 2 1 2 3 3 2 1 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो जो आखिरी वन है वो हट जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 3 2। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट आइटरेशन। अब सेकंड आइटरेशन करते हैं। ये हमारी है टेस्ट कंडीशन जो वाइल लूप के अंदर लिखी है। वो क्या लिखी है, x इज लेस देन y। तो x की जो अपडेटेड वैल्यू है वो है 1 2 3 3 2 और y की वैल्यू है 1। तो क्या ये ग्रेटर है, हाँ ये ग्रेटर है, तो ये वाइल लूप खुलेगा क्योंकि ये कंडीशन पास हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट चलेगा y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, 1 इंटू 10 होता है 10 प्लस एक्स परसेंटाइल 10। इस नंबर को जब हम परसेंटाइल 10 करेंगे तो आखिरी का 2 हमारे पास आ जाएगा, तो वो यहाँ पे आ गया, तो y की वैल्यू बन गई 12। अब अगला स्टेटमेंट चलेगा x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, तो जब हम इसे बाई 10 करेंगे तो ये 1 2 3 3 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब हमने तीसरा आइटरेशन चलाया, तीसरा आइटरेशन में हमने फिर से चेक करा कि x इज ग्रेटर देन y और नॉट, तो 1 2 3 3 इज ग्रेटर देन 12, राइट, इट इज ग्रेटर देन 12, तो ये लूप दोबारा चलेगा। y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, यानी कि 12 इंटू 10 होता है 120 प्लस एक्स परसेंटाइल 10। एक्स परसेंटाइल 10 आपका होगा 1 2 3 3 परसेंटाइल 10 में जो आपका आखिरी 3 है वो आपका बाहर आ जाएगा, तो ये 3 आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 123 और x की वैल्यू हो गई x बाई 10, यानी कि 1233 बाई 10 यानी कि 123। ठीक है, अब यहाँ से ना गेम आ गया, जो मैंने वाइल में नई कंडीशन लिखी थी अब वो अपने जलवे दिखाएगी। अब वो कैसे दिखाएगी ये देखो। अब चौथी आइटरेशन खुली, x इज ग्रेटर देन y, यहाँ पे x इज नॉट ग्रेटर देन y, यहाँ पे x इज इक्वल टू y। तो ये वाला लूप अब नहीं चलेगा क्योंकि ये कंडीशन ऊपर ही फॉल्स हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग कि ये मैंने क्यों लिखा था, ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि जैसे ही नंबर दोनों आपके रिवर्स हो जाएं और आधा नंबर की हाफ लेंथ तक, यानी कि नंबर की हाफ लेंथ तक आप आ जाओ, तुरंत के तुरंत आपका क्या कहते हैं लूप ब्रेक हो जाए और जो ये नंबर था ना 1 2 3 3 2 1, तो जैसे ही इसकी आधी लेंथ आ जाए, ये इसका फर्स्ट हाफ है ये इसका सेकंड हाफ है, ये नंबर आपका ब्रेक हो जाए, लूप आपका ब्रेक हो जाए, तो ये ब्रेक हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू भी 123 आ गई और y की वैल्यू भी 123 आ गई। तो इससे आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे हमने नंबर को हाफ कर दिया। अब बस हमें रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है, x इज डबल इक्वल टू y, यानी कि 123 इज डबल इक्वल टू 123। अगर ये आ रहा है तो आप ट्रू रिटर्न कर देगा प्रोग्राम अपने आप, वरना फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब यार ये तो इवन नंबर ऑफ डिजिट्स जहाँ पे थे वहाँ का केस है। अगर मान लो ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए तो क्या करोगे, आ तो सकते हैं ना, कैसे आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स आपका था 1 2 3 3 2 1, इवन डिजिट्स, इवन डिजिट्स। अब अगर एक्स आपका हो जाए 1
टू 5 2 1। कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। तो ये हो जाएगा ऑड डिजिट्स। ऑड डिजिट्स। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे ना कोड वही रहेगा, स्टेटमेंट वही रहेगा। आपने देख भी लिया, ब्रूट फोर्स हो चाहे ऑप्टिमाइज हो, स्टेटमेंट वही रहते हैं। थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करते हैं। ऐसे हमने व्हाइल लूप के अंदर थोड़ा सा केस चेंज करा था, तो उससे हमारा अचानक से ब्रूट फोर्स ऑप्टिमाइज में कन्वर्ट हो गया था। अब उसी के अंदर अब हम दोबारा खेलेंगे और हल्का सा एक स्टेटमेंट और चेंज करेंगे, तो यही कोड आपका ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में भी वैलिड हो जाएगा। चलो आओ खेलते हैं उस वाले गेम को भी। इस बार ना हम व्हाइल लूप में चेंज नहीं करेंगे, हम अपने रिटर्न स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। तो पहले मैं एक्स को लिख लेता हूँ 1 2 5 2 1, और जो हमारा व्हाइल लूप है उसकी जो कंडीशन है ना वो अब भी सेम ही है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। और उसकी कमांड भी सेम है, y इज इक्वल टू वाई इंटू 10 प्लस एक्स परसेंटाइल 10। और दूसरी कमांड जो है ना, x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, वो भी वही है। तो चलो इसे खेल के देखते हैं दोबारा। पहली आइट्रेशन करते हैं। x हो गया 1 2 5 2 1, y है हमारा 0 है पहली आइट्रेशन में। अब दिस इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली, तो आपका ये लूप खुलेगा। तो y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, 0 इंटू 10 0 प्लस एक्स परसेंटाइल 10, यानी कि x का जो आखिरी डिजिट है वो आ जाएगा यहाँ पे 1। तो y की वैल्यू हो गई 1 और x की वैल्यू हो गई x बाई 10, यानी कि इसका आखिरी डिजिट हटा दो 1 2 5 2। अब आ जाओ इसकी सेकंड आइट्रेशन करते हैं। सेकंड आइट्रेशन करिए आपने, x की वैल्यू हो गई 1 2 5 2, y की वैल्यू हो गई 1। 1 2 5 2 इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली, तो ये लूप फिर से खुलेगा। पहली कमांड एग्जीक्यूट कराई, y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, 1 इंटू 10 10 होता है, प्लस एक्स परसेंटाइल 10, 1 टू 5 2 परसेंटाइल 10 होता है 1 टू 5। तो y की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई? क्या लिख दिया मैंने ये? जब हमने x परसेंटाइल 10 करा तो 1 टू 5 टू परसेंटाइल 10 में सिर्फ 2 बाहर आएगा आखिरी डिजिट, तो y की वैल्यू हो जाएगी 12। और x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, 1 टू 5 2 बाई 10 होता है 125, क्योंकि आखिरी डिजिट खत्म हो गई। ठीक है, अब थर्ड आइट्रेशन देखते हैं। 1 टू 5 इज ग्रेटर देन 12, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 12, तो ये लूप खुलेगा। ये 12 है 10। जब ये लूप खुलेगा तो दोबारा से आपकी कमांड चलेंगी, y इज इक्वल टू वाई इंटू 10, तो 1 मतलब 12 इंटू 10 होता है 120, प्लस एक्स परसेंटाइल 10, 125 परसेंटाइल 10 5, जो आखिरी वैल्यू है, तो y हो गया 125। और x इज इक्वल टू एक्स बाई 10, 12 बाई 10 हो गया 1, क्योंकि आखिरी डिजिट 125 बाई 10 हो गया 12, क्योंकि आखिरी डिजिट चली गई। अब चौथी आइट्रेशन कर लो, x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू है 125। इज 12 ग्रेटर देन 125? नो, तो ये लूप नहीं चलेगा, यानी कि कंडीशन खत्म हो गई। अब जब ये कंडीशन खत्म हो गई, ये लूप खत्म हो गया, अब इसके बाद के स्टेटमेंट पे आते हैं। मैंने आपसे कहा था ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स में हम रिटर्न स्टेटमेंट को चेंज करेंगे। तो ये जो व्हाइल लूप हमने लिखा था, अब हमने इससे वैल्यू निकाल ली। अब रिटर्न स्टेटमेंट हमारा क्या था? रिटर्न एक्स इज डबल इक्वल टू वाई। तो 12 इज डबल इक्वल टू वाई, यानी कि 12 इज डबल इक्वल टू 125? नो, इट इज नॉट। तो ये वाला स्टेटमेंट तो फॉल्स दे देगा, जबकि नंबर आपका ट्रू आना चाहिए। तो हमने क्या करा, देखो, अगर हम x को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या वो y के बराबर बन रहा है? हाँ बन रहा है। और अगर हम y को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो x के बराबर बन रहा है? जी हाँ बन रहा है। यानी कि 12 इंटू 10 अगर करते हैं तो y के बराबर नहीं बनेगा, यानी कि x को हम 10 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम y को 10 से डिवाइड करें, यानी कि 125 डिवाइडेड बाई 10 करें, तो वो 12 आ जाएगा, वो x के बराबर है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि या तो x डबल इक्वल टू वाई हो अगर इवन डिजिट्स हैं, वरना यानी कि और, ये और गेट का साइन होता है, वरना x इज डबल इक्वल टू वाई बाई 10।
तो जितने भी ऑड के नंबर के केसेस होंगे ना वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे एक आइट्रेशन फालतू हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बीच का जो डिजिट है ना ये कॉन्फ्लिक्ट दे रहा है, इसका लेफ्ट साइड और इसका राइट साइड इक्वल है, तो बीच के डिजिट को हम हाफ से तो स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस वाले डिजिट को हटा सकते हैं गेम से। कैसे हटाएंगे भाई, जो आपका आखिरी आइट्रेशन है, थर्ड आइट्रेशन, इसमें एक्स वाई की वैल्यू 125 है, एक्स की वैल्यू 12 है, 12 है, तो इस 5 को हटाना है, तो अगर हम इसे 10 से डिवाइड कर देंगे तो आखिरी डिजिट अपने आप मर जाएगा, तो हमने इसे वाई बाई 10 कर दिया, एक्स में 12 है ही नहीं, तो 5 का लेफ्ट हाफ हो गया एक्स, ये रहा, और जो इस 5 का राइट हाफ है वो आपका वाई बाई 10 हो गया, यानी कि 12, यानी कि 12, भाई 21 का अपोजिट 12 होता है, तो इस तरह और गेट बन गया। अब एक्स डबल इक्वल टू वाई तो जीरो आ गया, फॉल्स, क्योंकि एक्स इज नॉट डबल इक्वल टू वाई। एक्स डबल इक्वल टू वाई बाई 10 आ गया वन, यानी कि ट्रू। वन और टू एक ही चीज़ होती है, क्योंकि नंबर लॉजिक पे काम करता है, लॉजिक होते हैं जीरो और वन, जीरो का मतलब होता है फॉल्स और वन का मतलब होता है ट्रू। तो ये आपका पार्ट टू हो गया। अब फॉल्स और ट्रू में जब आप देखेंगे तो ट्रू आंसर आ जाएगा, क्योंकि जीरो और वन, ये आपने लॉजिक गेट में पढ़ा होगा, ये वन होता है। तो इस तरह ये जो क्वेश्चन है आपका, ये ऑप्टिमाइज वे में सॉल्व हो गया, यानी कि हाफ आइट्रेशंस में 5 डिजिट के नंबर को हमने 3 आइट्रेशंस में सॉल्व कर दिया, यानी कि और 6 डिजिट के नंबर को भी हमने 3 में कर दिया। तो हमें पूरा नंबर को नहीं करना, सिर्फ हमें, अगर उसमें n डिजिट्स हैं तो हमें सिर्फ n/2 टाइम्स रन करना है अपने लूप को। तो इस तरह ये ऑप्टिमाइज हो गया, एफिशिएंट हो गया, कम टाइम ले रहा है, ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन, ये एफिशिएंट सोल्यूशन है, टाइम एफिशिएंट सोल्यूशन है, एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे हाफ टाइम लग रहा है, हाफ टाइम रिक्वायर्ड। हाफ टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि अगर 6 मिनट लगते हैं 6 डिजिट को प्रोसेस करने में, तो अब सिर्फ 3 मिनट लगेंगे 3 डिजिट को प्रोसेस करने में। तो ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन है। अब जरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे अगर आपको डेडिकेटेड और इन डेप्थ वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वो भी डाल दूंगा, और वो काफ़ी इन डेप्थ होगी और काफ़ी नॉलेज देगी, और उसे एक दो बार देखने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको जीवन में कभी पढ़ाई करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो क्या होगी आपकी बिग O ऑफ एन। बिग O ऑफ एन क्यों होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ एक वाइल लूप लगा है, जिसके अंदर कोई भी और लूप नहीं लगा, सिर्फ बेसिक स्टेटमेंट C1 और C2 लगे थे, जो बेसिक अर्थमेटिक स्टेटमेंट है, उसे एग्जीक्यूट करने में, बेसिक एग्जीक्यूशंस, उसे एग्जीक्यूट करने में बिग ऑफ वन यानी कांस्टेंट टाइम लगता है, कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगता। तो ये बिग ऑफ एन हो गई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि एक वाइल लूप लगा है। अब इसमें ना एक ट्रिकी बात आती है, वो ये, हालांकि कोई पूछता नहीं है लेकिन फिर भी जान लो, कि इसकी एक्चुअल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n/2 है, जहाँ पे n जो है ना वो नंबर ऑफ डिजिट्स इन x, तो ऑब्वियसली हम इसे सिर्फ n/2 टाइम्स रन कर रहे हैं, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n/2 होगी। लेकिन चूंकि हम इसे असिम्प्टोटिकली बताते हैं, असिम्प्टोटिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को नोट करने का एक तरीका है, जैसे हम कहते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस, असिम्प्टोटिक नोटेशंस। तो असिम्प्टोटिक नोटेशन में ना डिग्री देखी जाती है, तो n की डिग्री, 3n की डिग्री, 4n की डिग्री, n/2 की डिग्री, n/100 की डिग्री, 1000n की डिग्री, सबकी डिग्री ना वन है, क्योंकि n की जो मैक्सिमम पावर है वो वन है, यानी कि n की जो पावर है वो वन है यहाँ पे। इसलिए चाहे वो 3n की पावर वन हो, चाहे 1000n की पावर वन हो, चाहे n की पावर 1/1000 हो, हर जगह उसे हम बिग O ऑफ n ही कहेंगे। असिम्प्टोटिक नोटेशंस के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो वो भी टाइम लिमिट वाले में समझा दूंगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले में बता देना अगर चाहिए हो तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है। अब इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जान लो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी यहाँ पे होगी बिग O ऑफ वन, कांस्टेंट स्पेस।
अब साहब कांस्टेंट स्पेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमने एक वाई वेरिएबल लिया है और उसी वेरिएबल को हमने रिवर्स करा है। अब चाहे वो पैलिंड्रोम नंबर हो, चाहे वो पैलिंड्रोम नंबर ना हो, लेकिन हमारा जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो सिर्फ वाई है और वाई आपका कांस्टेंट स्पेस है। कांस्टेंट स्पेस क्यों है? क्योंकि जो वाई है ना, इट विल बी देयर irrespective ऑफ एनी इनपुट, इट विल बी देयर irrespective of any kind of input whatsoever। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो आपका ये क्या कहते हैं, वेरिएबल इनपुट भी, मतलब वेरिएबल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, उसमें एरेज और वेक्टर्स आ जाते हैं। उसके ऊपर भी चाहिए तो वीडियो बन जाएगी, और अगर आपको कहीं मौका मिलता है तो मैं वो चीज़ करके भी दिखा दूंगा किसी और क्वेश्चन में। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ वन है, जैसे हम कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं, कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। चलो ठीक है, ये तो आपका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन था और ये समझ में भी आ गया होगा। अब आपको मैं ये कोड भी दिखा देता हूँ जो मैंने एक्चुअली लिखा है यहाँ पे। ये हमारा कोड है, इसे आप पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस कोड के अंदर मैंने कुछ नहीं करा है, वही सब करा है जो मैंने आपको बताया था। एक चीज़ शायद बताना भूल गया था, वो बता देता हूँ अभी। वो ये है कि ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, ये वाली, x इज लेस देन 0 या फिर x परसेंटाइल 10 डबल इक्वल टू 0, ये कुछ नहीं है। ये तो x इज लेस देन 0 का मतलब तो हो गया नेगेटिव नंबर्स, ये तो ऑब्वियसली फॉल्स होते ही होते हैं, तो इसलिए मैंने रिटर्न फॉल्स लिखा है। और मैंने ये लिखा है कि x अगर 10 से डिवाइड हो रहा है और वो 0 रिमाइंडर दे रहा है, यानी कि x अगर आपका कोई भी 10 का मल्टीपल है, जैसे कि 10 खुद हो जाए, चाहे 100 हो जाए, चाहे 1000 हो जाए, ये पैलिंड्रोम नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 1 हो जाएगा, ये 0 0 0 1 हो जाएगा, तो ये कहाँ से इक्वल आएंगे? तो कोई भी अगर 10 का मल्टीपल है तो उसे बिना लूप को रन करे आप सीधे सीधे ही रिटर्न कर दो फॉल्स। तो इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा और क्या कहते हैं, लूप भी रन नहीं करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो फॉल्स ही आना था, हमें पहले से पता है तो हमने उसको स्मार्टली पहले ही लिख दिया। दूसरी जो हमने पहली कंडीशन लिखी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x इज लेस देन 10, यहाँ पे एंड लगाया है बीच में, ये देखो ये एंड लिखा है और यहाँ पे ऑल लिखा था। एंड और का टेक्निकल डिफरेंस है, वो धीरे धीरे समझ जाओगे। तो जब आप यहाँ पे एंड लिख रहे हो ना, तो x 0 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है, 10 से छोटा है। इसका मतलब समझ रहे हो कि x सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट पैलिंड्रोम होते ही होते हैं। 7 को उल्टा कर लो तो वो भी पैलिंड्रोम आएगा, 9 को उल्टा कर लो तो वो भी पैलिंड्रोम आएगा। ये एंड इसलिए लगाया है क्योंकि अगर मैं कहूँ कि x इज ग्रेटर देन 0, तो x 100 भी हो सकता है, x 201 भी हो सकता है, लेकिन x इज लेस देन 10, तो 100 और 201 नहीं हो सकता, सिर्फ वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हो सकता है, तो वो ट्रू हो जाएगा। और दूसरी बात इसमें ये थी कि क्या कहते हैं, ये तो आपने ट्रू रिटर्न कर दिया, मैंने x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है इफ़ की, ये ऊपर लिखी है, और जो दूसरा इफ़ लिखा है वो नीचे लिखा है। ये हमने कंडीशन 1 लिखी है, ये हमने कंडीशन 2 लिखी है। C1 को हमने ऊपर लिखा है और C2 को नीचे लिखा है। इसके पीछे भी एक ट्रिक और लॉजिक है। ये सब ना हम कोड के साथ खेलते रहते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, कि हमारा कोड बुलेट प्रूफ बन जाए, वो हर केस पे काम कर पाए। तो आप ये देखो, यहाँ पे मैंने C2 में लिखा है कि x परसेंटाइल 10 अगर 0 है तो फॉल्स रिटर्न कर दे। तो लेट अस से x अगर 0 है तो 0 परसेंटाइल 10 भी तो 0 होता है, तो ये तो फॉल्स रिटर्न कर देगा C2 के हिसाब से, C2 कंडीशन के हिसाब से, जबकि हमें यहाँ पे ट्रू रिटर्न करना है। इसलिए मैंने ये जो लिखा है ना, पहली जो C1 लिखी है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वो इसलिए लिखी है कि अगर x 0 हो तो वो कभी ना क्या कहते हैं, इतने पार्ट ऑफ द कोड में, तो वो कभी भी ये जो इतना पार्ट ऑफ द कोड है ना, इसमें जाएगा ही नहीं, वो इसी लाइन से रिटर्न हो जाएगा। इसलिए क्या कहते हैं, मैंने 0 वाले को पहले लिखा है, क्योंकि अगर मैंने C2 से उसे चेक करा तो वो फॉल्स दे देगा। इसलिए 0 को मैंने इंडिपेंडेंटली ऊपर ही डील कर लिया, और उसे ऊपर करने का तरीका भी ये था कि उसके केस को मैं पहले से सुरक्षित कर लूँ। बाकी हमने अपनी मैनिपुलेशन लिखी है, लूप लिखा है, वहाँ पे x इज ग्रेटर देन y लिखा था, यहाँ पे y इज लेस देन x लिख दिया।
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम ही बात है।